कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी मनुष्य के पास कुछ नहीं बचता और कभी कभी कुछ न होते हुए भी मनुष्य को सब कुछ मिल जाता है। ये कहानी है एक ऐसे ही मनुष्य की जिसने डर के मारे अपना राज्य छोड़ दिया। इस कहानी में 4 सोच हैं: मेहनत, बुद्धि, सुंदरता और विश्वास। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत ही पुराने समय की बात है। उत्तर दिशा में हरे भरे जंगलों और बहती नदियों के बीच में बसा हुआ एक समृद्ध राज्य चांदपुर। चांदपुर सिर्फ अपने धन और वैभव के लिए नहीं, बल्कि अपने न्यायप्रिय राजा के लिए भी दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस पर राज करते थे महाराज शिवाजी। महाराज शिवाजी एक ऐसे राजा थे जिनके लिए राजगद्दी सत्ता का साधन नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम थी। वे सुबह सूर्य उदय से पहले उठते, स्नान करते, ईश्वर का ध्यान करते और फिर दरबार लगाते। कहा जाता है कि अगर चांदपुर का कोई नागरिक दरबार तक पहुंच जाए तो वो खाली हाथ नहीं लौटता। राजा स्वयं उसकी फरियाद सुनते थे। न अमीर गरीब का भेद, न ऊंच नीच का भान। इसी कारण से वो राजा अपनी प्रजा में लोकप्रिय थे। चांदपुर का राजमहल भव्य था, लेकिन घमंड नहीं था। संगमरमर की ऊंची दीवारें, ऊंचे खंभे और बीच में विशाल दरबार। दरबार के एक तरफ मंत्री बैठते थे और दूसरी तरफ सेनापति और सैनिक, और बीच में ऊंचे सिंहासन पर महाराज शिवाजी राजा के 2 पुत्र थे, बड़ा बेटा राजा राम और छोटा बेटा संभाजी। दोनों का पालन पोषण एक ही महल में हुआ। एक ही गुरु से दोनों को शिक्षा मिली, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर। राजा राम बचपन से ही क्रोधी था। उसे शक्ति पसंद थी, दया नहीं। उसकी आंखों में करुणा नहीं थी, बल्कि अधिकार की भूख छलकती थी। वह अक्सर कहता, राजा वही होता है जिससे लोग डरे। उसे शिकार का शौक था, लेकिन शेर या हिरण से ज्यादा उसे कमजोर इंसानों पर अधिकार जमाना पसंद था। प्रजा उससे डरती थी, सेवक उससे कांपते थे। राजा कई बार उसे समझाते कि बेटा, राजा बनने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, लेकिन राजा राम के कानों पर तक नहीं रेंगती थी। दूसरी ओर था उनका छोटा बेटा संभाजी। वह शांत स्वभाव, विनम्र व्यवहार और आंखों में अजीब सी चमक वाला था। उसे जंगल के पशुओं से प्यार था। साधु संतों का वह सम्मान करता, प्रजा की बात सुनता, उनके सुख-दुख में शामिल होता और अक्सर कहता, राजा वही है जो सबसे पहले स्वयं को जीते। राजा शिवाजी सब समझते थे। उन्हें पता था कि बड़ा बेटा सिंहासन चाहता है और छोटा बेटा सेवा चाहता है। रात के सन्नाटे में महाराज कई बार जागते रहते। उनके मन में बस एक ही प्रश्न घूमता, मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा? एक रात की बात है, जब पूरा महल सो रहा था। राजा शिवाजी को अचानक सीने में तेज दर्द उठा। सेवक दौड़े, वैद्य को बुलाया गया, लेकिन समय बहुत ही कम था। राजा ने आखिरी सांस ली और धीमे से कहा, मेरा राज्य, मेरी प्रजा। और फिर राजा ने प्राण त्याग दिए। पूरा राज्य शोक में डूब गया। घंटियां बजने लगी, महल में रोने बिलखने की आवाजें आने लगी। लेकिन उसी महल में एक इंसान ऐसा भी था जिसे दुख नहीं, बल्कि खुशी थी, और वह था राजकुमार राजा राम। उसने बिना समय गवाए सेनापति भीमसेन को बुलाया और अगले ही दिन खुद को राजा घोषित कर दिया। ना कोई विधि, ना कोई प्रतीक्षा। वह सीधा सिंहासन पर बैठा और उसने कहा, अब मैं ही चांदपुर का राजा हूं। दरबारियों ने सिर झुका लिया। किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। लेकिन छोटा राजकुमार संभाजी ये सब कुछ देख रहा था। उसे समझ में आ चुका था कि अब ये राज्य उसके लिए सुरक्षित नहीं है। रात के समय छोटा राजकुमार संभाजी मंदिर में गया। उसने ईश्वर के सामने सिर झुकाया, हे प्रभु, यदि मेरा यहाँ पर रहना किसी के लिए विनाश है तो मुझे रास्ता दिखाइए। और उसी रात राजकुमार ने चांदपुर छोड़ने का फैसला कर लिया। राजकुमार संभाजी अकेला नहीं था। उसके 3 सबसे अच्छे मित्र उसके साथ थे। पहले का नाम था सुमन, जो कि एक किसान का बेटा था और बहुत ही मेहनती था। दूसरे का नाम प्रवीण, जो कि एक व्यापारी का बेटा था और बहुत ही बुद्धिमान था। तीसरे का नाम जगदीश,
जो कि नर्तकी का पुत्र था और सुंदर और चतुर था। जब राजकुमार ने उन तीनों को अपना फैसला बताया तो तीनों स्तब्ध रह गए। उन्होंने उसे समझाया कि वह राज्य छोड़कर ना जाए, लेकिन राजकुमार संभाजी नहीं माना। तब तीनों ने कहा, ठीक है मित्र, जहां तुम वहीं हम। और फिर अगली अंधेरी रात को चारों मित्र चांदपुर की सीमाएं पार कर गए। पीछे छूट गया राजमहल, वैभव, सुरक्षा और आगे था एक अनजान भविष्य। चारों को नहीं पता था कि उनकी यात्रा उन्हें किस्मत की सबसे बड़ी परीक्षा की ओर ले जा रही है। अपने राज्य की सीमाएं पार करते ही चारों मित्र कुछ पल के लिए रुक गए। पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक फैला वही राज्य दिख रहा था जहां कभी राजकुमार संभाजी का बचपन बीता था। ऊंचे कंगूरे, चमकते महल और मंदिरों की शिखाएं, सब कुछ धीरे धीरे धुंध में खोता जा रहा था। संभाजी की आंखें नम हो गईं। वो धीरे से बोला, ये भूमि मेरी जन्मभूमि है, लेकिन अब यही भूमि मेरे लिए असुरक्षित हो चुकी है। चारों मित्र जंगल के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुके। रात ठंडी थी, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन मन में शांति नहीं थी। सुमन ने चुप्पी तोड़ी। राजकुमार, अब आगे क्या होगा? संभाजी ने गहरी सांस ली और बोला, अब मैं राजकुमार नहीं हूं सुमन। आज से मैं भी तुम लोगों की तरह एक साधारण मनुष्य हूं। प्रवीण मुस्कुराया। मनुष्य साधारण हो सकता है, पर उसकी किस्मत नहीं। अगली सुबह चारों ने सूरज निकलने से पहले ही अपनी यात्रा शुरू कर दी। उनके पास ना तो धन था, ना घोड़े, ना सैनिक। अगर था तो सिर्फ विश्वास, मित्रता और आशा। दिन चढ़ते ही उन्हें भूख सताने लगी। सुमन बोला, शरीर को भोजन चाहिए, वरना बड़े बड़े विचार भी कमजोर पड़ जाते हैं। जगदीश हंसा और बोला, तुम्हारी मेहनत और मेरी सुंदरता अगर दोनों मिल जाए तो आज भूखे नहीं सोएंगे। प्रवीण ने कहा, और मेरी बुद्धि तय करेगी कि मेहनत और सुंदरता सही जगह पर लगे। राजकुमार यह सब कुछ सुन रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। चलते चलते प्रवीण ने एक प्रश्न किया, राजकुमार, क्या तुम अब भी मानते हो कि ईश्वर की कृपा ही सब कुछ है? सुमन तुरंत बोला, कृपा से पेट नहीं भरता। जगदीश ने जोड़ा, और सुंदरता भी बिना मौके के बेकार है। राजकुमार ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि मेहनत, बुद्धि या सुंदरता बेकार है, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि इनके मिलने या ना मिलने का निर्णय कहीं ना कहीं ईश्वर करता है। प्रवीण बोला, तो क्यों ना हम अपनी अपनी सोच को आजमाएं? और फिर तीनों रुक गए। सुमन बोला, पहले दिन मैं मेहनत करूंगा, देखते हैं मेहनत क्या दिलाती है। प्रवीण ने कहा, दूसरे दिन मेरी बारी होगी, अकल से पेट भरकर दिखाऊंगा। जगदीश ने कहा, तीसरे दिन मैं साबित करूंगा कि सुंदरता भी ताकत होती है। अब सबकी नजरें राजकुमार पर थी। वह शांत स्वर में बोला, और चौथे दिन मैं तो ईश्वर पर छोड़ दूंगा। हवा का एक झोंका आया, जैसे प्रकृति ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया हो। 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद चारों मित्र एक नए राज्य की सीमा पर पहुंचे। ये राज्य था चांदपुर। छोटा सा था, लेकिन व्यापारिक रूप से बहुत ही समृद्ध था। नगर के बाहर चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं और मुख्य द्वार पर सैनिक पहरा दे रहे थे। लगता है यहाँ के लोग बाहरी लोगों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। प्रवीण बोला, जहां धन होता है वहां पर डर भी होता है। और फिर वो चारों नगर में दाखिल हो गए। उन्हें वहां पर कोई नहीं जानता था, ना कोई पहचानता था। अब वे राजकुमार, मित्र, परिचित कुछ भी नहीं थे। नगर के बीचों बीच एक पुरानी सराय थी। चारों मित्र उस सराय में दाखिल हुए। सराय के मालिक को उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर रुकना चाहते हैं। सराय का मालिक बोला, रहना है तो रहो, लेकिन पहले पैसे दिखाओ। चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब सुमन ने आगे बढ़कर कहा, पैसों की आप चिंता मत कीजिए, कल तक हम सारा इंतजाम कर देंगे। और फिर उनको सराय में रुकने की अनुमति मिल गई। रात को चारों मित्र भूखे पेट ही लेट गए, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। राजकुमार भी बेचैन था और वो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझे शक्ति दीजिए। उसी समय
दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और एक अजीब सी बेचैनी हवा में फैल गई। वो रात तो जैसे तैसे बीत गई। भूख के कारण किसी भी मित्र को नींद नहीं आई थी। सुबह होते ही सराय के बाहर चहल पहल शुरू हो गई। दूर से बाजार की आवाजें आने लगी, बैलगाड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। चारों मित्र उठ गए और सराय के आंगन में आ गए। सराय वाला आकर बोला, आज का किराया और खाना दोनों का इंतजाम कर लेना, यहाँ पर उधार नहीं चलता। राजकुमार संभाजी ने बड़ी ही शांति से सिर हिला दिया। सुमन ने आगे बढ़कर कहा, आज पहला दिन है, आज मेहनत बोलेगी और मैं कमा कर लाऊंगा। इसके बाद सुमन, जो कि एक किसान का बेटा था, उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। ये वही कुल्हाड़ी थी जो वह अपने साथ गांव से लेकर आया था। उसने राजकुमार से कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, आज शाम तक तुम्हें पता चल जाएगा कि मेहनत क्या कर सकती है। इतना कहकर वह नगर के बाहर जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना था, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, कांटेदार झाड़ियां और हर तरफ सन्नाटा। सुमन एक पल के लिए भी रुका नहीं। उसने पेड़ों को देखा, लकड़ी का अनुमान लगाया और कुल्हाड़ी चला दी। धूप तेज होती गई, उसके हाथों में छाले पड़ गए, पसीने से तरबतर हो गया। लेकिन सुमन बोला, आखिरकार मेहनत से ही तो रोटी मिलती है। दोपहर तक उसने काफी लकड़ियां काट ली थी। उसने लकड़ियों का गट्ठर तैयार किया और उसे अपनी कमर पर रखकर वह बाजार में पहुंचा। लकड़ी के व्यापारी को उसने लकड़ी बेची, जिसके बदले में उसे 2 चांदी के सिक्के मिले। सुमन ने मोलभाव नहीं किया, उसके लिए तो 2 सिक्के भी काफी थे। उसने एक सिक्के से बाजार से आटा, सब्जी और दाल खरीदी और दूसरा सिक्का उसने चुपचाप अपनी कमर में बांध लिया। शाम ढलते ही वह सराय वापस लौटा। उसे देखते ही जगदीश ने कहा, लगता है आज पेट भर जाएगा। सराय के आंगन में चूल्हा जला, खाना बनाया गया। तीनों भूखे मित्रों को पहली बार खाना मिला था। प्रवीण बोला, आज तो मेहनत ने बाजी मार ली। राजकुमार ने धीरे से कहा, मेहनत ईश्वर की पहली शर्त है। सुमन मुस्कुराया, उसे आज अपनी सोच पर गर्व था। उस रात चारों ने पेट भर खाया और चैन की नींद ली। अगली सुबह बारी थी प्रवीण की, जो कि एक व्यापारी का बेटा था। वह सुबह जल्दी उठा, उसकी आंखों में चमक थी। वह बोला, आज कुल्हाड़ी नहीं बल्कि दिमाग चलेगा। और इसके बाद वह सीधा नगर के समुद्री किनारे की ओर बढ़ गया। समुद्र शांत था। दूर से एक नाव आती हुई दिखाई दी, जिसमें व्यापार का सामान भरा हुआ था। प्रवीण ने उसी समय नाविक से बात शुरू कर दी। उसने सामान का मोलतोल किया, भाव किया और बड़ी ही चालाकी और होशियारी से उसने सारे माल का सौदा 100 अशरफियों में कर लिया। इसके बाद वो सीधा बाजार में गया और उसी माल का सौदा एक दूसरे व्यापारी के साथ 500 अशरफियों में कर लिया। प्रवीण ने 500 अशरफियां ली, जिसमें से उसने 100 अशरफियां उस नाव वाले को थमा दी और उसका माल नगर के व्यापारी तक पहुंचाकर 500 अशरफियां ली और 400 अशरफियां उसने मुनाफा कमा लिया और अपने पास रख ली। शाम के समय जब प्रवीण सराय में पहुंचा तो उसके साथ बढ़िया बढ़िया खाना था, मिठाइयां थीं और फल थे। सुमन हैरान रह गया। राजकुमार ने कहा, आखिरकार बुद्धि ने बिना मेहनत के भी रास्ता बना लिया। जगदीश ने कहा, पर अवसर पहचानना आना चाहिए। उस रात भी तीनों ने भरपेट खाया और चैन की नींद ली। अब तीसरा दिन हुआ। बारी थी जगदीश की, जो कि एक नर्तकी का पुत्र था और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। वो सुबह उठा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने अपने बाल ठीक किए, वस्त्र ठीक किए और नगर की ओर चल दिया। नगर में पहुंचकर वो एक बहुत बड़े घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी ही देर में उस घर की खिड़की खुली। एक युवती ने उसे देखा। उसने देखा कि एक सुंदर नौजवान उसके घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। जगदीश ने उस युवती को अपनी सारी कहानी बताई। युवती का दिल पिघल गया। उसने जगदीश को भोजन कराया और कुछ पैसे भी दिए। जगदीश उन पैसों से खाना लेकर वापस सराय में लौट आया। सुमन ने उसे देखा तो बोला,
सुंदरता ने भी अपना काम कर दिखाया, प्रवीण ने कहा। लेकिन यह सब किस्मत का खेल था। परंतु राजकुमार बिल्कुल चुप था। रात के समय चारों मित्र आग के पास बैठे थे। 3 मित्र संतुष्ट थे। द एंशिएंट लैंड तीनों की सोच खुद को सही साबित कर चुकी थी, परंतु अब सबकी नजरें राजकुमार पर थी। सुमन ने कहा, राजकुमार, कल तुम्हारी बारी है। राजकुमार मन ही मन कहने लगा, हे प्रभु, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। रात गहरी हो चुकी थी। सराय के बाहर सन्नाटा था, लेकिन चारों मित्रों के मन में अब भी हलचल मची हुई थी। सुमन ने कहा, कल तुम्हारी बारी है मित्र, अब देखना कि ईश्वर क्या करता है। जगदीश ने शांत स्वर में कहा, मेहनत, बुद्धि और सुंदरता तीनों ने अपना परिणाम तो दिखा दिया, अब विश्वास की बारी है। परंतु राजकुमार ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप उठकर वहां से चला गया। सराय के पीछे एक छोटा सा मंदिर था जो कि बहुत ही पुराना था, जहां पर एक दिया जल रहा था। राजकुमार ने वहां पर जाकर दिए के सामने हाथ जोड़े और कहने लगा, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, राज्य, पिता, पहचान, परंतु आज तुम्हारी इच्छा यही है कि मैं भूखा रहूं तो वह भी स्वीकार है, लेकिन मेरे तीनों मित्रों को निराश मत करना। चौथे दिन की शुरुआत हुई। पूरा शहर जाग गया। ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। लोगों की भीड़ लगी हुई थी। एक अजीब सी हलचल थी। शोर सुनकर चारों मित्र जाग गए। सुमन ने चौंक कर पूछा, आज यहाँ पर इतना शोर क्यों है? सराय का मालिक बोला, अरे तुम्हें नहीं पता, आज हमारे राजा की अंतिम यात्रा है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर सभी मित्र स्तब्ध रह गए। सराय वाला बोला, कल रात को ही उनकी मृत्यु हो गई थी और आज उनका दाह संस्कार है। राजकुमार यह सब कुछ सुन रहा था। वह बिना कुछ कहे नगर की ओर चल दिया। सुमन ने पीछे से आवाज दी, राजकुमार, खाने का इंतजाम करते आना। राजकुमार बोला, आज जो भी होगा वह ईश्वर ही करेंगे। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। नगर के मुख्य द्वार पर लोगों की भीड़ जमा थी। सफेद कपड़ों में लिपटी हुई राजा की अर्थी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ढोल धीमी आवाज में बज रहे थे। हवा में धूप और चंदन की गंध थी। राजकुमार सड़क के किनारे ही बैठ गया। उसने सिर झुकाकर अपने मन में ही ईश्वर से प्रार्थना की। जैसे ही अर्थी आगे बढ़ी, राज्य का सेनापति भीमसेन राजकुमार के पास आया। सेनापति की आंखों में क्रोध था। उसने राजकुमार से कहा, तुम्हें जरा भी शिष्टाचार नहीं है। राजा की अर्थी जा रही है और तुम इस तरह से रास्ते में बैठे हो। राजकुमार उठ खड़ा हुआ। विनम्र स्वर में बोला, क्षमा कीजिएगा, मैं अनजाने में बैठ गया था। सेनापति ने उसे घूरा और आगे बढ़ गया। अंतिम संस्कार करने के बाद जब सेनापति वापस लौट रहा था, उसकी नजर फिर से राजकुमार पर पड़ी। राजकुमार अब भी वहीं पर बैठा था। सेनापति का क्रोध भड़क गया। उसने आदेश दिया, इसे गिरफ्तार करो, ये कोई साधारण आदमी नहीं लगता। सैनिकों ने आदेश का पालन किया और फिर राजकुमार को पकड़ लिया गया। उसके हाथ बांध दिए गए और उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार ठंडा और अंधेरा था। दीवारों से सीलन टपक रही थी। राजकुमार इस कोठरी में बंद था। लोहे का दरवाजा बंद होते ही अंधेरा सा छा गया। राजकुमार जमीन पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर ना तो डर था और ना ही पछतावा। बस उसने इतना ही बोला, हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूँ। दूसरी तरफ सराय में बैठे हुए तीनों मित्र अब बेचैन हो रहे थे। सुमन ने कहा, राजकुमार अभी तक लौटा क्यों नहीं? प्रवीण ने चिंतित होकर कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जगदीश बोला, चलो नगर में चलकर देखते हैं। और फिर वह तीनों मित्र राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका मित्र इस समय भाग्य की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। दूसरी तरफ राजकुमार कारागार में बैठा हुआ ईश्वर का ध्यान कर रहा था। बाहर क्या चल रहा है, उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी। उसके मन में बस एक ही विश्वास था कि जो भी होगा ईश्वर की इच्छा से होगा।
जबकि राजमहल में राजा की मृत्यु हो जाने के बाद पूरा महल शोक में डूब चुका था और इस समय सबसे बड़ा संकट था राज्य का संकट। इस राज्य के राजा की कोई संतान नहीं थी, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, कोई नाम तय नहीं था। सभी दरबारियों ने दरबार लगाया। इस दरबार में मंत्री सुंदर और सभी दरबारी इकट्ठा हुए। महामंत्री सुंदर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राज्य बिना राजा के नहीं चल सकता। हमें आज ही फैसला करना होगा कि हमारा अगला राजा कौन हो। एक दरबारी बोला, किसी योग्य सेना नायक को राजा बना दिया जाए। दूसरा बोला, नहीं, यह ठीक नहीं है, कोई धनी राजाराम ही राजा बने। लेकिन तभी एक बूढ़ा मंत्री खड़ा हुआ। वो बोला, राजा वो होना चाहिए जिसमें राजसी खून हो, जो किसी शाही खानदान से हो। साधारण व्यक्ति सिंहासन के योग्य नहीं हो सकता। पूरा दरबार एक पल के लिए शांत हो गया। इसी बीच सेनापति भीमसेन आगे बढ़ा। उसने कहा, मेरे कारागार में एक ऐसा युवक बंद है जो साधारण नहीं लगता। उसकी बातें, उसका धैर्य, सब कुछ राजकुमारों जैसा है। कोई धनी राजाराम ही राजा बने। लेकिन तभी एक बूढ़ा मंत्री खड़ा हुआ। वो बोला, राजा वो होना चाहिए जिसमें राजसी खून हो, जो किसी शाही खानदान से हो। साधारण व्यक्ति सिंहासन के योग्य नहीं हो सकता। पूरा दरबार एक पल के लिए शांत हो गया। इसी बीच सेनापति भीमसेन आगे बढ़ा। उसने कहा, मेरे कारागार में एक ऐसा युवक बंद है जो साधारण नहीं लगता। उसकी बातें, उसका धैर्य, सब कुछ राजकुमारों जैसा है। महामंत्री ने चौंक कर पूछा, कौन है वह? सेनापति बोला, वो कहता है कि वो किसी दूसरे राज्य का राजकुमार है। यह सुनते ही पूरे दरबार में सरगर्मी सी फैल गई। महामंत्री ने आदेश दिया, उसे तुरंत दरबार में पेश किया जाए। सैनिक राजकुमार को कारागार से बाहर ले आए। उसकी बेड़ियां खोली गईं, उसे स्नान कराया गया, साफ वस्त्र पहनाए गए। जब वो दरबार में पहुंचा तो पूरा सभागृह उसी की ओर देख रहा था। उसका चेहरा शांत था, आंखों में कोई भय नहीं था। महामंत्री सुंदर ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो? इस राज्य में क्यों आए हो? राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, मैं चांदपुर का राजकुमार संभाजी हूँ। मेरे पिता शिवाजी की मृत्यु हो जाने के बाद मेरे बड़े भाई ने बलपूर्वक राजगद्दी संभाल ली और अपने प्राणों की रक्षा के लिए मुझे राज्य छोड़ना पड़ा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सेनापति बोला, मुझे इसकी बातों में सच्चाई लगती है। महामंत्री ने अन्य मंत्रियों की ओर देखा। सभी दरबारियों ने सिर हिलाया और तब महामंत्री ने घोषणा की, यह युवक राजसी कुल से है। हमारे राज्य को ऐसे ही राजा की आवश्यकता है, जो अहंकारी ना हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। दरबार में एक स्वर गूंजा, हम सभी सहमत हैं। यह देखकर राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, हे प्रभु, यह सब आपकी ही लीला है। दूसरी तरफ सुमन, प्रवीण और जगदीश अपने मित्र की तलाश में नगर के चक्कर काट रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा नगर की गलियों से राजा की सवारी निकल रही थी और उस सवारी पर बैठा था राजाराम। अपने मित्र को राजा के रूप में देखकर तीनों की आंखें फैल गईं। जब उन्होंने पूरी बात का पता किया तो वह तीनों एक ही स्वर में बोले, सचमुच ईश्वर की कृपा ही सबसे बड़ी है। उसी दिन राजकुमार राजाराम का राज तिलक हो गया। वो राजगद्दी पर बैठा। उसने अपने तीनों मित्रों को बुलाया और कहा, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो ना सिर्फ मेरी बल्कि तुम तीनों की परीक्षाओं का भी परिणाम है। अगले दिन राजमहल के दरबार में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में सभी मंत्री, सुंदर, सेनापति और नगर के प्रमुख नागरिक उपस्थित थे। राजकुमार का भव्य राज तिलक किया गया। सिंहासन पर बैठते ही राजकुमार की आंखें नम हो गईं। उसे याद आया पिता का स्नेह, भाई का भय, जंगल की भूख, कारागार की अंधेरी कोठरी और अब राजगद्दी। उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया। राज तिलक हो जाने के बाद उसने अपने तीनों मित्रों को दरबार में बुलवाया। सभी दरबारी उत्सुक थे कि आखिर ये तीनों कौन हैं। तब राजा ने सबको बताया
कि ये तीनों मेरे मित्र हैं। अब सभी जानना चाहते थे कि आखिर राजा ने इनके बारे में क्या फैसला लिया है। राजकुमार राजाराम, जो कि अब राजा बन चुका था, उसने सबसे पहले प्रवीण की ओर देखा और कहा, प्रवीण, तुमने बुद्धि से यह सिद्ध कर दिया कि सही समय पर लिया गया सही निर्णय जीवन की दशा बदल सकता है। आज से तुम मेरे राज्य के खजांची हो। प्रवीण ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, महाराज, मुझे यह नई जिम्मेवारी मंजूर है। इसके बाद राजा ने अपने दूसरे मित्र सुमन की ओर देखा, जो कि जंगल से लकड़ियां काट कर लाया था। राजा ने सुमन से कहा, सुमन, तुमने यह दिखा दिया कि मेहनत के बल पर कोई भी काम किया जा सकता है। किसी भी राज्य की नींव मेहनत पर ही टिकी है और आज से तुम मेरे मंत्री हो। यह सुनते ही सुमन की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मुझे स्वीकार है महाराज। इसके बाद सबकी नजरें जगदीश पर थी। राजा कुछ पल तक चुप रहा और फिर बोला, जगदीश, तुम्हारी सुंदरता ने तुम्हें अवसर दिलाया, लेकिन सुंदरता स्थायी नहीं होती। मैं तुम्हें धन और सम्मान के साथ नए जीवन की शुरुआत करने का अवसर देता हूँ। मेरी तरफ से 11,000 स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार करो और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। जगदीश ने सिर झुकाया। आज उसे समझ में आ गया था कि सुंदरता साधन हो सकती है, लक्ष्य नहीं। इसके बाद राजकुमार ने अपने राज्य की बागडोर संभाल ली। उसने पहले ही दिन ये घोषणा कर दी कि गरीबों के लिए अन्न के भंडार खोल दिए जाएं, न्याय सबके लिए खुला रहेगा। उसने साफ साफ कहा, राजा वही होता है जो सबसे पहले अपने अहंकार पर शासन करे। धीरे धीरे उसका ये राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। प्रजा कहने लगी, ईश्वर ने हम पर कृपा की और हमें ऐसा सच्चा और नेक राजा दिया है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।